हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम साइंस में वर्क एनर्जी एंड पावर का सेकंड चैप्टर जो है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले के टॉपिक्स हमारे पुराने लेक्चर्स में आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, पुराने लेक्चर्स और पुराने वीडियोस को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें ये बात बतानी चाहिए कि एनर्जी क्या है। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी जो है वो हमेशा इस यूनिवर्स में रहती है किसी न किसी फॉर्म में, कभी भी वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। जैसे कि आप सभी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स वो ख़त्म नहीं होगी, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर कन्वर्ट हो रही है दैट मीन्स बहुत सारे फॉर्म है। तो उसी के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट फॉर्म्स उसकी क्या क्या होती हैं एनर्जी के लिए। अब पहली चीज़ हो गई कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, कुछ हम काम कर रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के। सोलर एनर्जी है। अब जो हम सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। फिजिक्स में जो हम कंसर्न है अपने इस चैप्टर से उसमें बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी से। अब मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चों कि अगर आप ये कहते हैं कि आपने कोई भी काम किया तो दैट मीन्स कि भाई आपने कहा कि हम वर्क कर रहे हैं, और अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी भाई हम थक रहे हैं, हमारी एनर्जी, हम कहते हैं भाई हमारी इतनी एनर्जी लॉस हो गई। तो ये जो एनर्जी लॉस हुई है तो हमने जो काम किया है ये कहीं ना कहीं उस वर्क में स्टोर हो गई है। ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी आपकी बेसिकली टू टाइप्स की है। पहली तो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कब है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। और जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो, ऑब्जेक्ट मूविंग है, उस टाइम जिस एनर्जी के बारे में डिस्कशन होगा वो एनर्जी होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी किन चीजों की वजह से है? पोजीशन, लोकेशन और ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये तीन चीजें हैं जो ये बताती हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक। तो दैट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं। अब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आई तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही बताया गया है, बट थोड़ा सा अगर इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी समझ लेंगे तो अच्छी चीज़ रहेगी। अब सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों। ग्रेविटेशनल के लिए सबसे पहले मान लिया कि हमने एक बॉल ली या एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप जमीन से उठाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो भाई आप कहते हैं कि भाई मैंने बहुत मेहनत की, आपने एक लकड़ी का या लोहे का टुकड़ा जमीन पे रखा था, उसको आप उठा के वहां से किसी रिस्पेक्टिव हाइट पर लेके गए, तो आपने उसको उठाने में क्या किया, वर्क किया, कहीं ना कहीं वर्क किया और उसकी वजह से कुछ एनर्जी आपकी लगी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला है mgh। mgh क्या है? m जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका मास है, h क्या है? हाइट है। हम अर्थ से जितनी दूर तक अपने ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं वही उसकी क्या है? हाइट है। ठीक। और g आपका क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो mgh ये आपका क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप U से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग U से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ही थोड़ा सा डिस्कशन हम और आगे देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे कि मान लिया कि कोई भी आपका एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
वो मान लीजिए किसी हाइट पर रखा है, इनिशियल कंडीशन में ही वो किसी हाइट पर है। तो भाई आपने बोला कि ये अगर आपकी हाइट क्या है, h1 पे है, ठीक। जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास क्या था, m, क्लियर है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, अगर हम यहाँ पे u1 निकालें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1, ठीक। अब अगर आप एक हाइट से दूसरी हाइट पर उसको खींच के लेके जाते हैं, ठीक है, एक हाइट से दूसरी हाइट पे, हमने इसको यहाँ से इस हाइट से इस हाइट से इस हाइट तक लेके गए, आपने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आए, तो अब ये हाइट आपकी क्या हो गई, h2 हो गई, ठीक। बट जो आपको ऑब्जेक्ट है उसका मास तो वही रहेगा, मास में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो अब ये h2 है, ये m है, और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, mgh2, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल क्या है आपकी, u2 है, इनिशियल क्या है, u1 है। u2 की वैल्यू आपकी क्या थी, mgh2, और u1 की वैल्यू क्या है, mgh1। अगर आप mg कॉमन ले लें तो क्या है, h2 माइनस h1। तो हाइट का जो डिफरेंस है ये बेसिकली अगर आप mg के में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये निकाल सकते हैं। तो ये तो आपकी हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन। थोड़ा सा इलास्टिक के बारे में भी समझ लेते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि मान लिया कि आप एक स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में हम स्प्रिंग से कंसर्न है। अब अगर आपने एक स्प्रिंग लिया है, आपने स्प्रिंग को पुश किया, दबाया, अगर आपने दबाया तो स्प्रिंग क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ। अब आपको कंप्रेस करने में आपने कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी लगाई उसमें, भाई आपने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत करी और मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर लिया। तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ पर स्टोर हुई, वो एनर्जी आपसे निकल के स्प्रिंग में स्टोर कर ली गई है, ठीक है। तो अब वो आपकी जो एनर्जी थी वो स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है हाफ के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, ये होता है आपका कंप्रेशन, जितनी हाइट मतलब जितनी दूरी तक आप स्प्रिंग को कंप्रेस करके रख रहे होते हैं वो आपका क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, किस टाइप की स्प्रिंग है, उसकी क्या डायमीटर क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब आपका स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी तभी होगी जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे। अगर सिर्फ एक चार्ज पे बात हो रही है तो वहां पे इस तरह की एनर्जी का कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वहां पर डिफाइन की जा सकती है। जैसे कि मान लिया कि अगर ये एक चार्ज Q1 है और एक दूसरा चार्ज आपका Q2 है, ठीक। अब अगर ये दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं, मान लिया ये दोनों चार्ज आपके पॉजिटिव हैं, तो ये चार्ज क्या होंगे, रिपल करेंगे। हमें पता है कि अगर सेम चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अब अगर चार्ज रिपल कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, भाई ये इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चार्ज के रिपल होने पे जो आपके एयर के पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। भाई वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अगल बगल आगे इधर इधर साइड में जाके मूव हो रहे हैं। तो वो मूव कर रहा है मतलब क्या हो रही है, एनर्जी वहां पर भी आपकी स्टोर एनर्जी वहां पर भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अगर सेम आपके ऑपोजिट चार्ज होंगे, आपने कहा अगर ये हमारा पॉजिटिव है ये हमारा नेगेटिव है, तो ये चार्ज आप एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। वहां पर भी एयर पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं और वो उनमें एक टाइप की एनर्जी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों मैकेनिकल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन, जिसमें से मेन आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसपे आपको न्यूमेरिकल भी आगे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका काइनेटिक एनर्जी।
नेक्स्ट बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब रेस्ट की बात थी। काइनेटिक के लिए क्या है, जब हम मोशन में हैं, ठीक है, जब कोई भी चीज़ मोशन में है उस टाइम उस पर जो एनर्जी अप्लाई हो रही है, उस एनर्जी के बारे में बात हो रही है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई चीज़ आपकी मूव कर रही है, आप साइकिल चला रहे हैं, उस टाइम अगर आप साइकिल के रोटेशन के बारे में डिस्कशन करें और आप ये देखें कि उसमें क्या कितनी एनर्जी है, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी को हमें कैसे डराइव करना होता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी है तो इसका डेरिवेशन क्या है। तो हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप बोलते हैं कि हाफ mv², वेयर m क्या है, मास है, v आपकी क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब ये डिराइव कैसे करते हैं, तो हमें बहुत इजी तरीका है इसको डिराइव करने का। नॉर्मली ये पता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वर्क अगर है तो वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उसके बाद फोर्स के लिए आप क्या कहते हैं, फोर्स के लिए हम कहते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा क्या है, फोर्स है। ठीक है, अब बात आती है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा आप लोगों ने बच्चों पुराने न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, उसमें एक आपका फॉर्मूला था जिसमें आप कहते थे v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, यहां से आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो कि v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, यहाँ से आप s डिस्प्लेसमेंट निकालिए, v² माइनस u² अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s, और इस s की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका v² माइनस u² अपॉन 2a। ठीक, ये a एंड a कैंसिल हो गया, आपका क्या रह गया, m/2 v² माइनस u²। अब अभी भी हमें दिख रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तो नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर कोई भी चीज आप देख रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा कि हमने, मेरे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब हम इसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन में तो बॉक्स क्या था, रेस्ट में था, तो उस टाइम उसके लिए u की क्या वैल्यू थी, 0। तो इस कंडीशन को मानते हुए यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, अगर रेस्ट से हम शुरुआत कर रहे हैं तो u की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया आपका m/2 v²। और चूंकि वर्क, भाई ये तो हम w के इक्वल कर रहे हैं ना, और वर्क आपका कितना है, भाई जितनी एनर्जी आपकी लग रही है वही तो आपका उतना ही तो काम हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनर्जी के टर्म में। ठीक है, तो या तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो गई हाफ mv²। ठीक, तो यहां से ये आप इसको इजीली डराइव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, हाफ mv²। अब बच्चों एक आपका इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है। ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो चीज हम देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है हाफ mv², और मोमेंटम आपका क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v। ठीक, इसको इक्वेशन 1 इमेजिन कर लेते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v/m। ठीक, इस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। क्या था यहाँ पे,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, यहां से हो गया आपका हाफ mv की जगह आपने क्या लिख दिया, p अपॉन m का स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया mc स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। ठीक, ये कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी आपकी आ रही है ये इधर से, तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, अगर आपको मोमेंटम के टर्म में देनी है तो आप इस तरह ले सकते हैं। अब अगर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है, अगर हम मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कह सकते हो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। ठीक है, या तो p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये आपका मोमेंटम है इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि रिलेशनशिप क्या है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे चाहिए तो। नेक्स्ट बच्चों, जो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर का है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है कि आपको पहले दो वर्ड्स दिख रहे हैं, वर्क और एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करती है, वर्क जो है और एनर्जी इनके बीच में क्या रिलेशन है ये चीज बता रही होती है। ठीक, अब वर्क नॉर्मली क्या था, वर्क का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक, और एनर्जी यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन बता रही है, तो एनर्जी आपकी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। अब जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम्स के बारे में आपसे पूछा जाए, आप सिंपल सा एक कीवर्ड याद कर लीजिए कि वर्क डन क्या होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, वर्क डन आपका क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आ रहा है वही आपका क्या है, टोटल वर्क डन है। और यही रिलेशन आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जस्टिफाई कर रहा होता है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, पहले कोई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ mv स्क्वायर, तो फाइनल के लिए हमने क्या किया, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ, इनिशियली अगर वेलोसिटी u थी तो हाफ mu स्क्वायर। ठीक, यहां से आप देखिए, यहां से अगर हम ये करें तो हाफ m, अब अगर आप यहां से कॉमन ले लो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक, अगर आप हाफ m कॉमन ले रहे हो। अब यहाँ से ये भी 2 हटा देते हैं हम और इसको अंदर की तरफ ही लिख सकते हैं, सिर्फ हमने m कॉमन लिया है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला में पता है कि कोई भी वैल्यू हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड से एक वैल्यू से कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, m के साथ a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वही वैल्यू आप यहाँ पर डिवाइड में ले रहे हैं। कर सकते हैं, a कोई इश्यू नहीं है, हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये हो गया m इंटू ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब अगर आपको फिर से न्यूटन्स लॉ में जो आपका एक फॉर्मूला था अगर याद हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s। दैट मीन्स कि अगर आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिखा है तो इसको हम s डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया m इंटू a और ये हो गया इंटू s। अब m इंटू a आपका क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, आप क्या रिप्रेजेंट कह सकते हैं, ये आपका क्या है f। तो f इंटू s
और यहाँ आप देखते आइए ये आपका क्या है, वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, वर्क डन आपका हो गया F इंटू एस। और यही चीज आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी आपने लाके प्रूफ कर दी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही चीज जस्टिफाई करती है कि काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ है वही आपका टोटल वर्क डन है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप अगर ये बेसिकली ये फॉर्मूला आगे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा कि न्यूमेरिकल्स में भी आपको फाइनल वर्क डन निकालना होगा, तो आप ऑब्जेक्ट के फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करके उसका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहिए तो ये नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए हमेशा से हम लोगों ने एक बात बताया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना हम उसे क्रिएट कर रहे हैं ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है कि एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कई टाइप्स की एनर्जीज पढ़ रखी हैं। तो हमेशा क्या हो रहा है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए एक बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि टोटल सम जो होता है मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी किस किस चीज़ों से बनती थी आपकी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है एक आइडियल फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। इसको समझते हैं डेरिवेशन में कि कैसे है। लाइक एक आपने कहा कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी एक ए पोजीशन पे, जैसे हमारा ये पेन है, अगर ये यहाँ से ग्राउंड तक गिर रहा है तो इस पेन की स्टार्टिंग से लेके ग्राउंड तक की डिफरेंट सिचुएशंस पे इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और उनका सम क्या होगा, उसी के बारे में एक जस्ट लाइक अ डेरिवेशन किया गया है। अब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट आपका ए पोजीशन पे है, कोई बॉल आपकी ए पोजीशन पे है, वो ए से सी तक हमने उसका वैल्यू चेक की है। सी क्या है, ग्राउंड से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ठीक, अब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, नीचे की तरफ है, वो गिर रहा है। अगर ये पेन यहाँ रखी है और यहाँ से ये गिर रही है, तो जब ये यहाँ रखी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियली उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 असाइन की गई है। इसके बाद इसकी हम डिफरेंट पोजीशंस हमने सेट की है। हमने एक पॉइंट ए रखा है, लिया है, इसको ए पे चेक किया है। उसके बाद एक सेकेंड पॉइंट बी है, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, और थर्ड पॉइंट सी ले रखा है, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है। ए से लेके सी तक की जो टोटल हाइट है ये आपकी h है। ए से लेके बी तक की जो हाइट है वो x है, और b से लेके c तक की h टोटल h है, ये x है, तो दिस इज h माइनस x। ठीक है, अब पोजीशन a पे चेक करते हैं। इन सबसे पहले हम a पोजीशन पे चेक करते हैं। अब यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो इस पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट मेरा रुका हुआ है, वो मूवमेंट में तो है नहीं, तो वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, 0 है। नेक्स्ट, इस पे पोटेंशियल एनर्जी, अगर कोई चीज रुकी है तो वहां काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उस पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg, और यहाँ से ग्राउंड तक की हाइट कितनी है, h, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन है। तो ये 0 है, ये mgh है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो गई, mgh हो गई। क्लियर है। अब पॉइंट बी पे देखते हैं, जो आपका बी पोजीशन है उस पे देखते हैं कि क्या है। बी पोजीशन पे देखिए, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ठीक है। उसके बाद बी पोजीशन पे आपके डिस्टेंस, ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब x को किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, x से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, ग्रेविटी की। तो a इज इक्वल्स टू g, v की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी कितनी है, v1 है। पॉइंट b पे वेलोसिटी हमारी कितनी है, v1 है। उसके बाद इक्वेशन फ्रॉम मोशन क्या है, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। यहाँ पे v की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया v1। v1 इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 0 थी,
2a की जगह g, s की जगह x, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो गया 2gx। नाउ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, चूंकि ऑब्जेक्ट गिर रहा था तो अब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी वहां पर क्या है, v1 स्क्वायर की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी 2gx, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया mgx। अब B पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट A से गिरा है, B तक आया है, तो B पर आके वो रुक गया, तो B पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब B पे हाइट कितनी है भाई, हाइट B पे अगर आप हाइट देखिए तो ग्राउंड से यहाँ तक की हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh होती है। h की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे h माइनस एक्स, क्योंकि B की ग्राउंड से हाइट कितनी है h माइनस एक्स, तो यहाँ पे mgh माइनस एक्स। अब टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल को ऐड करिए, ये mgx थी, ये mgh माइनस mgx, दिस वन कैंसिल, और टोटल एनर्जी आपकी क्या आ गई mgh। तो आपने ध्यान दिया होगा कि पोजीशन A पे भी हमारी टोटल एनर्जी mgh थी और पोजीशन B पे भी हमारी टोटल एनर्जी कितनी है mgh है। नाउ पोजीशन C पे चेक करते हैं। अगर आप C पे देखेंगे तो C पे आपकी वेलोसिटी कितनी है v इमेजिन कर रखी है, उसके बाद A से लेके C तक की जो डिस्टेंस है उसको हाइट h माना गया है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए भी क्या है 0 रहेगी, तो 0 s की वैल्यू h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसीलिए a इज इक्वल टू g, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह g, s की जगह अब यहाँ पे h ले रहे हैं, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 2gh। अब चूंकि ऑब्जेक्ट वहां से चल के आया था तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया 2gh, हाफ हाफ कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉइंट सी पे आ गई mgh। क्लियर है। अब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें पता है mgh। अब अगर आप देखिए तो सी पे तो हाइट यहाँ पे क्या है, वो तो चूंकि जस्ट अबव द ग्राउंड है, तो वहां पे हाइट कितनी हो गई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी उस तुरंत जैसे वो गिरा उस टाइम उसकी कितनी थी 0, तो टोटल एनर्जी आपकी क्या हो गई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक आपकी mgh थी, पोटेंशियल 0 है, तो टोटल एनर्जी हो गई mgh। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो A पर भी टोटल एनर्जी mgh है, पोजीशन B पर भी mgh है और C पोजीशन पर भी mgh है। तो कंक्लूजन ये है कि टोटल एनर्जी जो आपकी रहती है वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, कहीं पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो काइनेटिक कम है, कहीं काइनेटिक ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम है, इस तरह से एवरेज हर जगह क्या रहता है सेम रहता है, ठीक है। तो ये आपका था फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक डेरिवेशन। ये आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर आगे के लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा। तब तक बच्चों प्लीज स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।